आपके मॉड्यूल से कोई उसमें अपन ने जो पढ़ा है उसके अलावा कोई भी लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन में कोई पॉइंट मुझे तो नहीं दिखा। ठीक है ही नहीं तो कहाँ से दिखेगा। नेक्स्ट, अब अपन आते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज नेक्स्ट चैप्टर पे। मॉड्यूल में थोड़ा सा एक चैप्टर आगे पीछे हो सकता है। चलिए, अब देखो यार बात क्या है, परफॉर्मेंस वाला चैप्टर समझाने से पहले एक आपको कुछ इमेज दिखाना चाह रहा हूँ परफॉर्मेंस का चैप्टर दिखाने से पहले। देखो, ये चैप्टर नंबर नेक्स्ट है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक अपन क्या नियम पढ़ रहे थे? अभी तक अपन नियम पढ़ रहे थे कि सर कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के, फॉर्मेशन करने के, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस है कि सर दो पार्टीज होनी चाहिए, सारी पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये जितनी भी अपन ने पढ़ा था सर, ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, प्रॉमिस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, एग्रीमेंट is legally enforceable when it is lawful object, lawful consideration made with free consent of the parties who are competent to contract, and the agreement has not been declared as void agreement under the law, then it will become a contract. Plus also कुछ तो यहाँ से आ गई essential elements of a valid contract, कुछ पूरे बाकी के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बिखरा हुआ आ गया। तो सर देर आर 11 essential elements of a valid contract जो हमने सारे पढ़े हैं। कॉन्ट्रैक्ट बनाने तक के जितने भी नियम थे वो आज तक अपन ने समझ लिए हैं। ठीक है, नंबर वन। तो सर केवल बनाना ही उद्देश्य होता है, या एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो उसको परफॉर्म भी तो करना पड़ता है? जिस पार्टी को जो करना है वो भी तो करेगा। कि अक्षित कासट ने 10 जैन को वादा किया मैं विदेश पढ़ने जा रहा हूं, तो इस महीने की 31st को मैं अपनी बाइक तेरे को दे दूंगा, और इसने भी कहा ठीक है 31st को ही मैं 1 लाख रुपया तेरे को दे दूंगा। ओके, तो सर अभी इस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज को या किसी भी पार्टी को कुछ भी परफॉर्म करना बाकी है, तो नेक्स्ट स्टेप आफ्टर फॉर्मेशन क्या आएगा? परफॉर्मेंस आएगा या नहीं आएगा? कि अब परफॉर्म करने की बात है। यस सर, इसलिए चैप्टर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बुद्धि में बात घुस गई? यस सर। अब सर एक बार जब दोनों पार्टीज ने परफॉर्म कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? खत्म हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का केवल एक ही तरीका होता है क्या कि उसको परफॉर्म कर लिया जाए? नहीं सर, 6 तरीके होते हैं। यहां से यहां पहुंचने के लिए 6 रास्ते होते हैं। देर आर 6 ways थ्रू विच आफ्टर द फॉर्मेशन यू कैन रीच डिस्चार्ज। एक बार ग्लिम्स देख लो, बाकी नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। क्या ग्लिम्स है? कि सर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस, सबसे पहले तो दोनों पार्टीज ने अपना अपना काम परफॉर्म कर लिया, या सारी पार्टीज ने अपना अपना काम परफॉर्म कर लिया, तो सर कॉन्ट्रैक्ट हो गया खत्म, डिस्चार्ज हो गया। दूसरा तरीका, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। बहुत सारे तरीके हैं, मैं जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूं कि सर डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, अक्षित कासट ने और दक्ष जैन ने। यस सर। सर क्या एग्रीमेंट बनाया? सर एग्रीमेंट बनाया आपस में कि है ना, आज से 3 महीने बाद आप मेरे को ये वाला कपड़ा दोगे, जो कि ये वाला कपड़ा दोगे, ऐसा प्रिंट हुआ हुआ। 10 जन ने भी कहा ओके मैं आपको 3 महीने बाद ऐसा कपड़ा प्रोवाइड करा दूंगा, आप मुझे इतने पैसे दे देना। ओके सर, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। यस सर। 3 महीने बाद जब वो दोनों आए ना, तो इसके भी मन में बात थी और इसके भी मन में थी, यार मैं जो प्रिंट का कपड़ा मांग रहा हूँ वो तो आउट ऑफ फैशन हो गया है। इसने भी समझाया सर देखो मैंने अभी तक कपड़ा तैयार करने की स्टेज पे आ चुका हूँ, पर तैयार करना बाकी है। आपने ये कपड़ा प्रिंट करा लिया, आपका ये कपड़ा बिकेगा नहीं, आउट ऑफ फैशन कपड़ा हो चुका है, प्लीज मत कराओ। तो दोनों ने कहा यार चलो कैंसिल करते हैं। तो डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया। किसी भी पार्टी ने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया, दोनों ने कह दिया यार खत्म करो इसको। यस सर। तो डिस्चार्ज, बहुत सारे रास्ते हैं डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट में, जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे। बात समझ में आई? यस सर। सेकेंड तरीका जिससे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। थर्ड तरीका, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। सर मान लो हमारा आरुष मुंदड़ा कहाँ चला गया रे? इधर ही हूँ सर। इधर ही है, ठीक है। और सम्यक जैन कहाँ है? सम्यक आया ही नहीं। अरे वंडरफुल। चलिए सर देखो,
डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। मान लो हमारा आरुष मुंदड़ा है, कुछ भी करके दिन रात रगड़ रगड़ के, और वो कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर कर ली इसने। यस सर। अरे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, गर्दन हिलाते ही नहीं हो जाएगा कि है ना, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे उसके लिए अभी तेरे को। कि सर उसके बाद में बिग फोर फर्म्स, ऑडिट फर्म्स पता है ना सर, अर्नस्ट एंड यंग, डेलॉइट, ऐसी PNY, ठीक है, ऐसी ऐसी फर्म्स बिग फोर होती हैं जो दुनिया में बहुत बड़ी फर्म्स है, उधर से इसको ऑफर लेटर आया कि आरुष मुंदड़ा, हम आपको अपॉइंट करते हैं हमारे यहाँ पर, आपकी तनख्वाह रहेगी 2 लाख रुपए पर महीना, ठीक है, और आपको 20 जून तक हमारे बेंगलोर ऑफिस में रिपोर्ट करना है। 20 जून सवेरे 9 बजे तक यदि आपने हमारे बेंगलोर ऑफिस में रिपोर्ट नहीं किया तो ये ऑफर और ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। यदि आपने नहीं किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट, हम ये मान लेंगे आप ज्वाइनिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं है, और ये कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड खत्म। सर आरुष मुंदड़ा नहीं पहुंच पाया 20 जून सवेरे 9 बजे डेलॉइट के बेंगलोर वाले ऑफिस में, नहीं पहुंचा वो, तो सर बाय लैप्स ऑफ टाइम दिस कॉन्ट्रैक्ट गॉट डिस्चार्ज और नॉट। यस सर, ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका समझो डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम का, कि सर क्या डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम का दूसरा तरीका, आरुष मुंदड़ा ने कविश से 10 लाख रुपए उधार लिए थे, और ये कहा था कि 1 साल बाद 11 लाख रुपए ब्याज समेत चुकाऊंगा। 1 साल का पीरियड निकल गया। कब चुकाना था, कौन सी डेट को ड्यू था पेमेंट, 1/1/2026 को। लोन लिया था 1/1/2025 को, चुकाना था 11 लाख रुपए 1/1/2026 को। सर नहीं चुकाया, तो अब कविश को इस पे केस करने का कॉज ऑफ एक्शन मिल गया। यस सर। कविश को अपना डेट वसूलने के लिए कितने टाइम पीरियड तक के अंदर अंदर कोर्ट में पहुंच जाना है, कि सर इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अनुसार 3 इयर्स के अंदर अंदर कोर्ट में केस फाइल कर देना है, तब तो ये सूट मेंटेनेबल होगा। अदरवाइज ये सूट कैसा होगा, ये डेट कैसा बन जाएगा, कि सर दिस डेट वुड बिकम अ टाइम बार्ड डेट। ये टर्मिनोलॉजीज है ना, इंडियन लिमिटेशन एक्ट, कॉज ऑफ एक्शन, टाइम बार्ड, ये लिखोगे ना तो ही नंबर मिलेंगे, नहीं तो ना मिलने वाले। ठीक है, तो अदरवाइज दिस डेट वुड बिकम टाइम बार्ड डेट। अब ये कभी भी इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकता। क्या अब 3 साल बाद ये इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट में जा सकता है? नहीं सर। सो दिस कॉन्ट्रैक्ट गॉट डिस्चार्ज्ड बाय लैप्स ऑफ टाइम, खत्म हो गया बाय लैप्स ऑफ टाइम। ये सेकंड तरीका समझ में आया, बाय लैप्स ऑफ टाइम। यस सर, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है। या तो काम कर लो, परफॉर्मेंस दे दो, या दोनों ने म्यूचुअली एग्री कर लिया, या टाइम ही खत्म हो गया जो उससे रिलेटेड टाइम पीरियड था। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, सर कैसे, बहुत, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उस समय तो सही था। क्या कि अक्षित कासट ने श्रेया बियानी को बोला, मैं तेरे को 3 महीने बाद, आज बोल रहा है कब, 1/1/2026 को, मैं तेरे को 3 महीने बाद 300 किलो पॉलिथीन बैग्स प्रोवाइड करूंगा। ठीक है सर। अभी 1 महीना ही बीता जितने में सरकार ने क्या कर दिया, पॉलिथीन बैग्स का खरीदना, बेचना, मैन्युफैक्चरिंग क्या कर दिया, बैन कर दिया। तो सर डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो गया ये, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो गया ये। यस सर, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो गया। इसी तरीके से आता है सेम क्वेश्चन आता है अजीनोमोटो नमक पे, वो भी मैंने शायद आपको बताया हुआ है। अजीनोमोटो नमक क्या होता है सर, एक चाइनीज नमक होता है, टेस्ट एनहांसर होता है, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत खराब होता है। तो जब देने की बात हुई थी तब तो सही था, सरकार ने देखा इससे हमारे यूथ की हेल्थ खराब हो रही है, तो महाराष्ट्र सरकार ने बैन कर दिया अजीनोमोटो नमक की सेल और परचेज। ठीक है, तो सर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो गया। बहुत सारे तरीके हैं बेटा, तुम मतलब 2 एग्जांपल दे दिए अब समझ जाओगे। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, सर अक्षित कासट ने हमारे 10 जैन को 31 तारीख को अपनी बाइक देने का वादा किया, और 31 को ही पैसे मिलने वाले थे। सर 25 को उस बाइक का ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि अब उसको परफॉर्म करना पॉसिबल ही नहीं रहा है। तो डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस और नॉट,
डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यस सर, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस दो तरीके की होती है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस दो तरीके की होती है। क्या क्या दो तरीके की होती है सर? एक तो होती है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, एक होता है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सर इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी यानी कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय से ही, शुरुआत से ही वो इम्पॉसिबल था, तब तो ये हो जाएगा वॉइड एग्रीमेंट, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट। और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी कि सर कॉन्ट्रैक्ट बनाया तब तो बाइक बिल्कुल सही थी, और लेकिन बाद में कुछ ऐसा हो गया, क्या हो गया कासट? अरे कासट क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं सर। सर दिमाग के फ्यूज उड़ गए, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है दया। नेक्स्ट, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी कि सर बाइक बनाते समय तो, कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय तो बाइक सही थी, बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, बाद में बाइक का ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि वो दी नहीं जा सकती एज पर डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो सर सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। तो ये क्या हो जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। यहाँ शुरुआत से गलत है तो वॉइड एग्रीमेंट, नहीं तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और क्या तरीका है कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का? डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैं तेरे को, दो जनों ने वादा किया, किस किस ने? कि सर श्रेया बियानी ने किससे वादा किया? कि सर उसकी फ्रेंड स्विया कर्नावट से वादा किया कि मैं तेरे को अगले महीने की 1 तारीख को 100 किलो उड़द की दाल दूंगी 70 रुपए किलो पे, ठीक है। अब उड़द की दाल हो गई कितने, 100 रुपए किलो पे पहुंच गई, वार छिड़ गया, इंपोर्ट हो ही नहीं पाया, तो 100 रुपए किलो पे। तो इसने कहा मैं तो नहीं सप्लाई कर सकती भाई। तो ये क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रही है ना, ब्रीच कर रही है, दिस इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यस सर। तो सर कॉन्ट्रैक्ट इससे भी डिस्चार्ज हो जाता है, और स्विया कर्नावट को कुछ रेमेडीज मिलेंगी बियानी के खिलाफ, जैसे कि रेमेडीज फॉर डैमेजेस, रेमेडीज डैमेजेस वसूल कर सकती है, और भी बहुत सारी रेमेडीज मिलेंगी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पे। यदि ब्रीच से खत्म हुआ है तो बहुत सारी रेमेडीज होती हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, डिस्चार्ज वाले चैप्टर में। तो सर ये 6 तरीके समझ में आए आपको, जिनसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन से लेकर डिस्चार्ज के बीच में ये 6 रास्ते हैं। तो अपने को क्या पढ़ना है, एक चैप्टर है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी तो एक तरीका ही है जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट, जिस जिस पार्टी को जो जो परफॉर्म करना है वो परफॉर्म कर दे, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की तरफ बढ़ जाएगा। आ गया समझ में? यस सर। तो चलिए डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना चालू करते हैं। अब देखो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के दो पार्ट्स हैं, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के दो पार्ट्स हैं। क्या दो पार्ट्स हैं? कि सर एक तो होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस, दूसरा होता है टेंडर या ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। सर अब ये कौन सी दो चिड़ियाओं का नाम है? कि सर ऐसे, एक्स को वाई को बाइक देनी थी, उसने एक्चुअली दे दी, वाई को एक्स को 1 लाख रुपया देना था, उसने दे दिया, तो ये तो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गया और कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। क्या इसमें कुछ पढ़ने को है रे? नहीं सर, एक्चुअल परफॉर्मेंस में कुछ पढ़ने को है ही नहीं, दोनों ने अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दिया। पढ़ने का सारा चैप्टर किसके लिए है? टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस या ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। एक्स को वाई को अगले महीने की 1 तारीख को 1000 पेयर ऑफ शूज सप्लाई करने थे। एक्स को वाई को अगले महीने की 1 तारीख को 1000 पेयर ऑफ शूज सप्लाई करने थे, ठीक है सर। 1 तारीख आ गई, एक्स 1000 पेयर ऑफ शूज लेके पहुंच गया, एंड ये टेंडर कर रहा है अपनी परफॉर्मेंस, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस या ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, कि भैया मेरे को परफॉर्म करना था, मैं परफॉर्म करने का, मैं परफॉर्म कर देता हूं। तो फिर वाई को यदि वो हर तरीके से सही परफॉर्मेंस टेंडर करी जा रही है तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देगा, ये कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का वो भागीदार बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर, ठीक है। तो तो एक्स ने यदि वाई को हर तरीके से वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस किए, सर जेब में 500 जूते ही लेके पहुंचा है, जेब में मतलब गाड़ी में, और टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस 1000 की कर रहा है, तो क्या ही विल बी बाउंड टू एक्सेप्ट दैट टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस? नहीं सर,
दैट इज नॉट अ वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। सर रात को 2 बजे पहुंच रहा है और इसके घर का दरवाजा खटखटा रहा है कि देखो मैंने बोला था आपको 15/6 को मैं अपना टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस कर दूंगा। अरे पर टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस यदि करना है तो उसके कुछ नियम है कि सर बिजनेस आवर्स में, बिजनेस डे पे करना होता है। बिजनेस आवर्स चल रहे हैं क्या रात को 2 बजे? नहीं सर। यदि ऐसा बोलोगे मैंने तो 15 तारीख को वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस कर दिया था, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, हाँ हाँ तुमने वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस किया ही नहीं, क्या तुम बिजनेस आवर्स में पहुंचे? नहीं सर, रात को 2 बजे पहुंचे। सर जो भी टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस कर रहा है उसको सामने वाले को ये मौका देना होगा कि वो कम से कम माल कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार है या नहीं वो ये चेक कर सके। मान लो 1000 पेयर एक जैसे हैं तो सैंपल चेकिंग कर सके, रीजनेबल चेकिंग का एक अपॉर्चुनिटी देना होगा इसको। ये आया और परफॉर्मेंस करते हुए बोला देख मैं 1000 पेयर ऑफ शूज लेके आया हूँ, चुपचाप रख ले, 4 बजे की मेरी गाड़ी है। 3:45 पे आया और बोल रहा है आधे घंटे की मेरी गाड़ी है, तू मान ले और मेरे को फ्री कर। अरे तुमने क्या इसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी चेकिंग करने की? नहीं सर, तुमने इसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दी। तो क्या ये वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस है? नहीं सर। तो क्या ये बाउंड होगा ऐसी चीज को, परफॉर्मेंस का जो ऑफर आया उसको एक्सेप्ट करने को? नहीं सर। तो यदि हर तरीके से सही टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस होगा तो ही कोई उसे बाउंड होगा एक्सेप्ट करने को, और फिर यदि वो एक्सेप्ट नहीं करता है वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस को तो फिर ये गलती पे है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। क्या ये मतलब कहानी समझ में आ रही है कि सर परफॉर्मेंस दो तरीके से, एक तो हो गई एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक हो गई टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। ये सर परफॉर्मेंस दो तरीके से, एक्चुअल परफॉर्मेंस सही में कर देना सर, उसमें पढ़ाने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, चैप्टर में कुछ नहीं है। टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस पे ही सारे नियम हैं, वैलिड टेंडर के रूल्स क्या हैं, सही तरीके से मैं अपनी परफॉर्मेंस ऑफर कर रहा हूं। तो सर मान लो मेरे को एक्स को वाई को 1000 पेयर ऑफ शूज एक पर्टिकुलर डेट को सप्लाई करने थे, अपनी मर्जी से ऐसा बोल दिया कि सर मैं आपको 5 हफ्तों में 200 पेयर करके पकड़ूंगा। सर तो क्या ये वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस हुई? नहीं नहीं सर। दोनों ने मिलके किया होता तो अलग बात थी, अकेले अपनी मर्जी से 200 का कर रहे हो तो ये वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है। माल बोला था कि जूता एक्स क्वालिटी के लेदर से बनाया जाएगा, बना के लाए हो कोई दूसरी क्वालिटी के लेदर का, तो क्या वो वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस हुआ? नहीं सर, वो वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं। तो सर ये रूल्स पढ़ने हैं अपने को रिगार्डिंग द टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस और ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। सर और क्या रूल पढ़ना है कि सर टाइम एज जॉइंट, कई बार जॉइंट पार्टीज होती हैं, जॉइंट प्रोमिसेस एक्स वाई और जेड ने मिलके ए को वादा किया है, तो ये तो हो गए जॉइंट प्रोमिसर्स और ये हो गया प्रोमिसी। कई बार अपोजिट होता है कि सर एक्स ने मिल के ए बी सी को वादा किया है, तो ये क्या हो जाएंगे सर? जॉइंट प्रोमिसीज। तो सर उस केस में ऊपर और नीचे वाले केस में कौन परफॉर्म करेगा? मिलके परफॉर्म करेंगे, इंडिविजुअली परफॉर्म करेंगे, किसकी लाइबिलिटी होगी परफॉर्मेंस देने की? क्या सारा का सारा एक से परफॉर्मेंस डिमांड कर सकते हैं? सर ये सब रूल्स कहाँ पर पढ़ने के होंगे? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ने के होंगे। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? यस सर। तो सर परफॉर्मेंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं अपन, ठीक है सर, और उसके बाद में बाकी का कल करेंगे, और मैं एक 5 मिनट का डाउट सेशन रखूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आरुष मुंद्रा, एक बार बस ये इंट्रोडक्टरी पोर्शन पढ़। Meaning of performance of contract. Performance of a contract means performing all the promises and fulfilling all the obligations required by the contract. The parties to the contract must either perform or offer to perform the respective promises unless such performances is dispensed with or excused as तो per section 37. सर पार्टीज टू Yes, द sir. कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म, इसको मैंने क्या बोला? एक्चुअल परफॉर्मेंस, और ऑफर टू परफॉर्म या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस की भैया इस डेट मेरी परफॉर्मेंस का टाइम आ गया है, आई एम ऑफरिंग टू परफॉर्म, काइंडली एक्सेप्ट माय परफॉर्मेंस। दोनों में से कुछ भी करना पड़ेगा, और देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस, जो भी उनके प्रोमिसेस हैं वो उनको टेंडर करने पड़ेंगे, अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड विद और एक्सक्यूज्ड। जब तक कि वो परफॉर्मेंस जो है वो किसी भी कारण से, चाहे लॉ ने मना कर दी गई हो कि सर पॉलिथीन बैग्स नहीं सप्लाई करने हैं, या फिर कोई दूसरा ही रीजन हो गया है, या फिर जिस पार्टी को परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए थी उसने एक्सक्यूज कर दिया है,
ठीक है कि चलो कोई बात नहीं, बाद में दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर तब तक परफॉर्म करना पड़ेगा या ऑफर टू परफॉर्म करना पड़ेगा, अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड विद और एक्सक्यूज। नेक्स्ट लाइन आरुष। The representatives of the promiser are bound to perform the promise when promiser dies before performance, but the representative is not bound when personal skills of promiser is required or there is no such provision under the contract. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे आज दिन तक ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोलता है? क्या रे, पूरे दिन से पढ़ाई कर करके थक गए हो क्या? हैं आरुष मुंद्रा? नहीं सर। नहीं थके? चलो, हाँ थक गया थक नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, 1 घंटा और खींच लेते हैं फिर अभी। गया। नहीं थक गया थक गया। नहीं नहीं सर, थक गए थक गए। बियानी कहाँ चली गई? सर मैं तो 9:05 से ही थकी हुई पड़ी हूँ, नहीं 8:35 से ही थकी हुई हूँ, मैं तो जबरदस्ती चल रही हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ। दिशी अग्रवाल, आज सबसे खुश होगी तू कि सर वापस टाइम पे गाड़ी आ गई है। ठीक है, आ जाओ। और स्वीया कर्नावट तो इतनी खुश है कि वीडियो ऑन नहीं कर रही है। ठीक है, चलो। तो ये पॉइंट क्या बोलता है कि देखो, देखो यार बेटा, दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। क्या दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? एक तो जो जिसमें पर्सनल स्किल्स होती हैं इन्वॉल्व, या जो पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बहुत ध्यान से समझना। और एक होता है जो ये से नहीं होते हैं, जिनमें ना तो पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं और ना पर्सनल नेचर के होते हैं। ठीक है सर। सर पर्सनल स्किल्स कैसे? मान लो आरुष मुंदड़ा इज अ ब्रिलियंट पेंटर। एम एफ हुसैन के बाद इसी का नंबर आता है। एम एफ हुसैन तो अल्लाह को प्यारे हो गए, ये अभी तक धरती पे ही है। तो एम एफ हुसैन के बाद में इसी का नंबर आता है। तो अब आरुष मुंदड़ा ने यदि किसी पर्सन मिस्टर एक्स को के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि मैं आपका पोर्ट्रेट बनाऊंगा और बदले में आप मुझे 2 लाख रुपए देंगे। ओके सर, एक तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है, मान लो आरुष मुंदड़ा कोई पेंटर नहीं है, एक नॉर्मल आदमी है। इसने मिस्टर एक्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाया, मैं आपको 1000 केजीज ऑफ राइस सप्लाई करूंगा और आप मुझे 1 लाख रुपीज देंगे। ओके सर। सर क्या इस राइस को देने में कोई पर्सनल स्किल जैसे कि सिंगिंग, पेंटिंग, डांसिंग, ये टीचिंग, ये सब कोई इन्वॉल्व है? नहीं सर, सिंगिंग, पेंटिंग, डांसिंग, टीचिंग ऐसी कोई पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन ये जो पोर्ट्रेट बनाने वाला, पेंटिंग बना के देने वाला कॉन्ट्रैक्ट है, क्या इसमें पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है? हाँ सर। पेंटर का एक पर्टिकुलर स्किल होता है, डांसर का स्किल होता है, सिंगर का एक स्किल होता है। ठीक है सर। सर ये जो जनरल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट है विच आर नॉट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स, इसमें यदि प्रोमिसर की डेथ हो जाती है तो सर इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव इसको रिप्लेस करते हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करते हैं। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। क्योंकि यहाँ कोई स्किल इन्वॉल्व नहीं है, एक जनरल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। जबकि द कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स, पेंटर की डेथ हो गई तो पेंटर के बच्चे को जबरदस्ती लेके आएंगे कि तेरे पापा ने पेंटिंग बना के देने का वादा किया था, तू बना के दे। अरे घोड़ा पेंट करना होएगा, उसको गधा पेंट करके आ जाएगा वो, क्योंकि स्किल नहीं है। जरूरी नहीं है स्किल नहीं है कि हो ही हो, और वो भी तू भी तो भी तुम जहां पर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है वहां पर उसको फोर्स नहीं कर सकते कि आप अपने फादर की जगह पे ये काम पूरा करके दीजिए। क्या ये बात समझ में आई? कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स वहीं पर खत्म हो जाएंगे, और कॉन्ट्रैक्ट विच आर नॉट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स वहां पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव आके रिप्लेस कर देंगे। कौन? सन, डॉटर, वाइफ, फादर, मदर, ये सारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। मदर फादर भी होते हैं मरने वाले के, ध्यान रखना। लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स में केवल वाइफ, सन और डॉटर ही नहीं होते हैं। ठीक है सर। अब सर कई बच्चों के दिमाग में आएगा ऐसे तो सर पहले ये बात समझ में आ गई कि सर पर्सनल स्किल्स वालों के साथ क्या व्यवहार करना है डेथ पे, और नॉन पर्सनल स्किल्स वालों के साथ क्या करना है। यस सर। पर्सनल स्किल्स तो समझा दिया, पर्सनल नेचर भी समझ लो कि सर मिस्टर एक्स है, एक अधेड़ उम्र के आदमी है, 55 ईयर्स के आदमी है। इनका एक सन भी है जो 21 ईयर्स का है, इनकी एक डॉटर भी है जो 22 ईयर्स की है। ठीक है सर। अब मिस्टर एक्स ने मिस वाई से वादा किया था। मिस वाई की उम्र है 50 ईयर्स, इनके हस्बैंड की डेथ हो गई, इनकी वाइफ की डेथ हो गई।
इन्होंने वादा किया था कि मैं अगले महीने की 1 तारीख से आपको 1 तारीख से अपन दोनों शादी करेंगे, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया। ओके सर। सर मिस्टर एक्स की डेथ हो गई। कॉन्ट्रैक्ट कैसा है कि सर शादी करने का है, कि सर कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ पर्सनल नेचर। यस सर। तो क्या इसमें ऐसे होगा मिस्टर एक्स की डेथ पे मिस वाई ये क्लेम करेंगी एलआर भाई तुम आ जाओ और मेरे से शादी कर लो? क्या ऐसा होगा? नहीं सर, कभी नहीं होगा। सो कॉन्ट्रैक्ट्स विद, क्या यार मुंह है ऐसे गंदी गंदी हंसे हंसता है, एग्जाम्पल समझने की कोशिश कर। पर्सनल स्किल्स या पर्सनल नेचर में जो कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व हैं उसमें आप एलआरस को जबरदस्ती लेके नहीं रिप्लेस करा सकते। जबकि जनरल नेचर में क्या है यार, 100 बोरी गेहूं या 1000 किलो राइस ही तो सप्लाई करना है, वहां पर जरूर कर सकते हो। इतना क्लियर हो गया पर्सनल स्किल्स और नॉन पर्सनल स्किल्स, या पर्सनल नेचर और नॉन पर्सनल नेचर के साथ में कैसे डील करना है? यस सर। अब सर तुम्हारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ। क्या आनी चाहिए कि सर देखो, मान लो मिस्टर एक्स हैं, ठीक है सर, इन्होंने मिस्टर वाई से 1 करोड़ रुपए का उधार लिया हुआ था और 1 करोड़ 20 लाख रुपए 2 साल बाद चुकाने का वादा किया था। ओके सर। सर क्या ये कॉन्ट्रैक्ट इज इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स और पर्सनल नेचर? नहीं सर, पैसे लेने देने का इसमें कोई पर्सनल स्किल्स नेचर की बात ही नहीं है। ओके सर। मिस्टर एक्स की डेथ हो गई पैसे देने से पहले, तो सर अभी तक तो अपन ने ये पढ़ा है कि सर जनरल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट में लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और मिस्टर एक्स को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे, जो लेना है वो लेंगे, जो देना है वो देंगे। ओके सर। अब यार सोचो कितनी विचित्र परिस्थिति हो गई है, एलआर्स के ऊपर लाइबिलिटी आ गई 1 करोड़ 20 लाख रुपए चुकाने की। कहाँ से चुकाएंगे? पूरे जीवन बंधुआ मजदूर हो जाएंगे क्या? इसी के लिए नौकरी करते रहेंगे क्या यदि पैसे नहीं है घर में? तो सर ऐसा नहीं है, इनको बचाया गया है कि सर एलआर जो होते हैं ना उनके ऊपर, सर जब मिस्टर एक्स मरे हैं तो उन्होंने अपने एलआर्स के लिए कुछ एसेट्स भी छोड़ी होंगी और मिस्टर एक्स की कुछ लाइबिलिटीज भी तो चुकानी होंगी। यस और नो? एसेट्स भी छोड़ी होंगी और लाइबिलिटीज भी चुकानी होंगी। तो सर इनको एक तरीके की इम्यूनिटी मिलती है, जितने रुपए की एसेट्स इनहेरिट की है उससे ज्यादा की लाइबिलिटीज कभी भी चुकाने के लिए इनको बाध्य नहीं किया जा सकता। मान लो मिस्टर एक्स एसेट्स छोड़ के गए हैं 60 लाख रुपए की और लाइबिलिटी छोड़ के गए हैं 1 करोड़ 20 लाख रुपए की। सर एसेट्स भी एलआर को ही मिल रही है और लाइबिलिटीज भी एलआर को ही मिल रही है, तो सर एसेट्स से ज्यादा लाइबिलिटीज चुकाने का कभी बाइंड नहीं किया जा सकता। 60 लाख रुपए से ज्यादा इनको चुकाने के लिए बाइंड नहीं किया जा सकता। ये और कंसेप्ट क्लियर हो गया जिंदगी का? यस सर, जिंदगी का एक और कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए आज तो ये, अब बाकी का जो है एग्जाम्पल वही है, जनरल नेचर में डेथ हो गई तो उसका सन आएगा या जो भी है लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और वो पूरा करेंगे। और ये पेंट पिक्चर वाला भी दे दिया, तो सर दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय एज रिप्रेजेंटेटिव और बाय बी, क्योंकि पर्सनल नेचर का है। ठीक है, बाकी का कल से करेंगे। कल की क्लास मेरे ख्याल से 8:30 ही रखनी है। यस सर, है ना? 8:30 ही रखनी है, 8:30 रखनी है। यस सर। चलिए अब है ना, क्लास में वो लोग रुके जिनको कोई डाउट है, अदरवाइज